चेंज हो जाती है। अगर किसी को फैमिली के अंदर इस तरह की कोई खबर मिली कि किसी को कैंसर हो जाता है तो इंसान बहुत ही डर जाता है, पूरी फैमिली जो है तो डर जाती है। लेकिन दोस्तों आज मैं यही कैंसर के ताल्लुक से बहुत ही अहम जानकारी दूंगा। जी हाँ दोस्तों, कैंसर जिसने सारी दुनिया के अंदर एक तहलका मचा रखा है और बहुत सारे लोगों की जान चले जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बहुत ही अहम जानकारी इस क्लिप के माध्यम से दूंगा, क्योंकि हमारी क्लिप का मकसद ही दोस्तों अवेयरनेस है, यानी जागरूकता है। क्योंकि इस क्लिप के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि कैंसर क्या है, क्यों होता है, और हम इस कैंसर को कैसे पहचान सकते हैं और इस कैंसर से हम कैसे बच सकते हैं। तो बहुत ही अहम जानकारी मैं आप लोगों को आम जुबान के अंदर और बहुत ही आसान अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप इस क्लिप का कोई भी हिस्सा मिस न करें। पूरी क्लिप को अच्छे से देखें, हो सकता है ये क्लिप से हमको बहुत हेल्प हो जाए। दोस्तों मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैंसर क्या होता है, जिसको कर्क रोग भी कहा जाता है, सरतान कहा जाता है। तो ये कैंसर क्या होता है दोस्तों? कैंसर हमारे बॉडी के अंदर ही एबनॉर्मल सेल की एक्टिविटीज को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सेल के एबनॉर्मल बिहेवियर को, यानी क्या होता है जो हमारी बॉडी है, इंसानी जो बदन है, तो इंसानी बदन जो है दोस्तों बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बना है। यानी कोई एक ऑर्गन की अगर हम बात करेंगे तो हर ऑर्गन वैसे टिश्यू से बना है। और टिश्यू क्या है दोस्तों? टिश्यू सेल्स से मिलकर बना है। और सेल्स क्या है? हमारे बॉडी का सबसे आखिरी एक जो हिस्सा हम कह सकते हैं आम जुबान के अंदर, यानी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर ह्यूमन बॉडी, तो उसी को हम सेल्स कहते हैं। यानी सेल्स मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर बनता है सिस्टम या फंक्शन, और हमारे बॉडी बनती है। तो वही जो सेल जो इंसानी बॉडी को बनाने की सबसे पहली चीज है, वो सेल्स जो हमारे बॉडी के अंदर फॉर्मेशन बॉडी की तखलीक के लिए जिम्मेदार होते हैं, उसी सेल का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो सेल दोस्तों इंसान के लिए, चाहे वो कुछ भी उसके अकीदा हो कि इंसान एक मर्तबा उसकी मौत होती है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर मौजूद सेल्स जो कि हजारों लाखों मिलियनों के अंदर होते हैं, वही सेल्स की रोजाना जो है दोस्तों डेथ होती है। रोजाना उसका नया जन्म होता है, रोजाना वो बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। तो ये उसका एक अपना फंक्शन है, वो एक उसका एक सिस्टम है। हर बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स और उसके जो सेल्स है वो उसके अपने अपने फंक्शंस होते हैं। तो तमाम बॉडी के जो सेल्स है वो रोजाना टूटते बनते रहते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है दोस्तों कि यही सेल्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी में मुख्यतः रूप से हमारे शरीर में मौजूद दो किस्म के जीन होते हैं जो सेल्स की ग्रोथ को रोकते हैं, एक काम, और दूसरा सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट भी करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, इन दोनों में बैलेंस होता है। जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो हमारे जो जीन्स है वो रिपेयर नहीं होते, यानी डीएनए रिपेयर नहीं होते, तो सेल्स ओवर ग्रो करने लगता है, यानी कि अनकंट्रोल इन्वेसिव ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स, यानी वो एबनॉर्मल हो जाती है। सेल्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में बनने लग जाते हैं जो कि बॉडी के लिए एबनॉर्मल है। वही सेल्स दोस्तों ब्लड के ज़रिए से ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचकर दूसरे ऑर्गन्स या फिर लिम्फ नोड्स वगैरह और इसके अलावा दूसरे जो ग्रंथिज हैं वो ग्रंथि में जो है तो पहुंच जाते हैं और उसको भी अफेक्ट करते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों फिर इस तरह पूरी बॉडी को ये एक वक्त ऐसा आता है कि मुतासिर कर देते हैं। तो दोस्तों वही जो है मास की शक्ल इख्तियार करते हैं, यानी जो एक्सेसिव जो एबनॉर्मल सेल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो वो क्या होते हैं सर दोस्तों, एक जगह जमा हो जाते हैं और मास फॉर्म हो जाता है, एक सॉलिड जैसी चीज बन जाती है। और वही मास जिस बॉडी के अलग अलग हिस्से में या पार्ट में पहुंचता है वहां पर ग्रोथ होती है उसकी, जिसको हम लोग ट्यूमर कहते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह से इसकी ग्रोथ होती है, इस तरह से ये फैल जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैंसर, यानी इन शॉर्ट आप लोगों ने समझ गए कि बॉडी के अंदर एक आसान जुबान में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि सेल्स के एबनॉर्मल बिहेवियर और सेल्स की इस तरह से एबनॉर्मल जो है तो ग्रोथ हो रही है और वही बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट में जो है तो फैल रहा है और उसका
मास बन रहे हैं और वही मास को हम लोग ट्यूमर कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से पूरी बॉडी में ये फैलने के चांस हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में आ जाने के चांस हो जाते हैं। तो इस तरह से पूरी बॉडी इसकी वजह से मुतासिर होती है। अब हम कैसे समझेंगे दोस्तों कि ये क्या हो रहा है बॉडी के अंदर? तो दोस्तों बॉडी हमको कुछ संकेत देती है, और याद रखिए ये बातें या संकेत या साइंस बताने से पहले मैं आप लोगों की एक बात बहुत ही अच्छे से बता दूं कि दोस्तों आप लोग ये सुनने से पहले किसी बात को अपने ऊपर फिट ना कर दे। कि होता क्या है, हम कभी कभार ये तमाम चीज़ें सुनते हैं और ऐसा समझते हैं कि ये सब तो मुझको हो ही रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, कभी भी बगैर डॉक्टर की यानी कि फैसले के, बगैर डॉक्टर के बताए हम कभी भी किसी चीज़ का कोई डिसीजन नहीं ले सकते। मेडिकल साइंस दोस्तों बहुत ही हिकमतों से चलने वाला एक फील्ड है, और इसके अंदर विदाउट कंफर्म डायग्नोसिस के हम लोग कभी भी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, और ना ही डॉक्टर करते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बॉडी हमारी जब कैंसर के अंदर मुब्तला होती है तो ज़रूर कुछ भयंकर संकेत हमको दे देती है, जिससे हम वक्त के चलते बच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा था शुरुआत से कि लोग जो डर जाते हैं कैंसर को लेकर, इस तरह से अगर वो इन अलामतों को समझने की कोशिश करें, शुरुआत से अपनी लाइफ को हम अपनी जो है तो एक फ़िक्र के साथ अगर चलाएं और वक्त के चलते हम अपने बॉडी को चेकअप करवाते रहें, तो ज़रूर इस बीमारी से, भयंकर बीमारी से हम बच सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, वैसे तो जो स्टेज होते हैं वो अलग अलग या डिफरेंट होते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए बताता हूँ कॉमनली 4 स्टेज जो है तो कैंसर के होते हैं। तो पहले स्टेज के अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर कोई एक ऑर्गन अफेक्टेड हो जाता है, कोई एक आज़ा जो है तो मुतासिर हो जाता है। और फिर जो सेकंड स्टेज है उसके अंदर करीबी जो आज़ा है, यानी एक आज़ा मुतासिर होने के बाद उसका असर दूसरे आज़ा पे हो रहा है या ऑर्गन पे हो रहा है, फिर वो आज़ा जो है मुतासिर हो गया, ये सेकंड स्टेज है उसके पड़ोस से। और इसके अलावा बहुत सारे आज़ा, यानी वो बहुत सारा फैल चुका है, बहुत ज़्यादा जो है तो उस तरह की उसकी लिमिट बढ़ चुकी है कैंसर की, तो इस तरह से ये थर्ड स्टेज कहा जाएगा। और अगर वो पूरी बॉडी के अंदर फैल गया है तो उसको फोर्थ स्टेज में कहा जाएगा। तो दोस्तों अब आप लोगों ने समझ लिए होंगे कि किस तरह इसके स्टेज होते हैं। अगर हमने फर्स्ट स्टेज के अंदर ही अपने इस बीमारी को पहचान लिया, शनाख्त कर लिए, तो हमारा रिकवरी के चांस बहुत अच्छे से हैं। क्योंकि दोस्तों दुनिया भर के अंदर कई लोगों को अलग अलग तरीके का कैंसर हुआ, लेकिन उन्होंने वक्त के चलते उसका ट्रीटमेंट किया, अच्छे से समझ लिए, सही डॉक्टर से राब्ते में आ गए, तो उनका दोस्तों कैंसर से उनकी रिकवरी हो गई, वो कैंसर से बच गए और उनकी अच्छी खासी ज़िंदगी भी चल रही है। किसी को 15 साल हो गए, 20 साल हो गए कैंसर से रिकवर होने के लिए, मस्त ज़िंदगी उसकी गुजर रही है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे साथ भी हो सकता है, लेकिन हमको थोड़ा सा नॉलेज लेना, जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि जो बॉडी के अंदर जब भी इस तरह का एबनॉर्मल बिहेवियर सेल्स करते हैं, तो उस वक्त में कुछ संकेत बॉडी दे देती है कि हमारी बॉडी संकेत खुद देती है कि हमारे अंदर कुछ अलग हो रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये सेल्स जिस जिस एरिया में जाएंगे, जिस जिस हिस्से में जाएंगे, उस हिस्से के हिसाब से इसके सिम्टम्स अलग अलग आएंगे, संकेत अलग अलग आएंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसा कि अगर ये गले का कैंसर अगर किसी को होता है, तो ओरल कैविटी का, खासकर तंबाकू इस्तेमाल करने वाले, गुटखा इस्तेमाल करने वाले हम देख रहे हैं उनको कितना, यानी कि हम रोज़मर्रा हमारे सामने हैं ऐसे पेशेंट के उनको कैंसर होता है, तो उनको जाहिर सी बात है उनको निगलने में तकलीफ होगी, यानी थ्रोट पेन, यानी गले के दर्द से लेकर उनको तकलीफ़ें शुरू हो जाएगी। इसी तरह से दोस्तों बॉडी क्या संकेत देती है अगर उस पर हम गौर करें, तो सबसे पहले दोस्तों इसमें अहम चीज़ ये है कि इसके अंदर वेट लॉस होना। जी हाँ दोस्तों, वेट लॉस होना एक भयंकर इशारा है। इसी तरह से दोस्तों ब्रीथिंग प्रॉब्लम, यानी सांस लेने में तकलीफ, ये भी भयंकर इशारा है, संकेत है। और इसी तरह से दोस्तों वेट लॉस होना और एनोरेक्सिया, यानी कि भूख की कमी। चंद दिन पहले मैंने क्लिप बनाया तो उसमें बताया कि मेरे अपने ओपीडी के अंदर एक पेशेंट आया था, इसी तरह से एनोरेक्सिया, भूख की कमी है, लॉस ऑफ एपेटाइट, हम जनरली उसको समझते हैं, लेकिन वही दोस्तों पेशेंट को आगे चल के जो है तो एक सीए का वो केस बना है और वो सीए सामने आया है। तो इस तरह से दोस्तों मामूली लगने वाले सिम्टम्स कभी कभी भयानक जो है तो रूप इख्तियार कर सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन रहना, या फिर जो डायरिया है या लूज मोशन है वो इस तरह से हो रहा है कि वो ट्रीटमेंट लेने के बाद भी कम नहीं हो रहे हैं। इसी तरह परसिस्टेंट कफ या हमेशा बने रहने वाली खांसी जो इलाज के बावजूद भी नहीं ख़त्म हो रही है, ऐसे वक्त में भी जो है तो एक भयंकर इशारा है या संकेत है कि ये कैंसर में भी हो सकता है। जॉइंटिस
और इसके साथ ही स्टूल के साथ में स्टूल का कलर चेंज होना, और इस तरह से दोस्तों पेशाब जो है खून की पेशाब होना, और बॉडी के किसी हिस्से के ऊपर दोस्तों गुठली या ट्यूमर हम कह सकते हैं, इस तरह का होना, ये एक संकेत है 8 से 9, ये जो मैंने आपको बताया ये एक भयंकर संकेत है जो कैंसर की तरफ इशारा करता है और हमारी बॉडी खुद हमको बताती है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों सिम्टम्स की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, उससे पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि कैंसर कितनी किस्मों का होता है। वैसे दोस्तों कैंसर की तो बहुत सारी टाइप्स है, लेकिन उसको के जो टाइप्स है दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स है कैंसर के, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कैंसर को ताल्लुक से, कि इससे पहले मैं जो क्लिप बनाया था ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर, जो कि लिक्विड कैंसर होता है, और इसके अलावा दोस्तों जो दूसरे कैंसर होते हैं वो सॉलिड कैंसर होते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों सार्कोमा और कार्सिनोमा, और इसी तरह से दोस्तों लीकोमिया, इस तरह इसके टाइप्स है। जिस बॉडी के जिस हिस्से के अंदर ये पहुंचता है यानी कैंसर हो जाता है, उसके हिसाब से इसके सारी चीजें बदल जाती है, और मेल और फीमेल के अंदर भी डिफरेंशिएट हो जाता है, यानी कि मेल्स में होने वाले जो कैंसर अलग होते हैं फीमेल्स में होने वाले। जैसे मेल्स के अंदर होने वाले कॉमनली जो होते हैं, ज्यादातर जो होते हैं, जैसे कि गले का जो कैंसर होता है, या फिर खासकर फेफड़ों का कैंसर होता है, या तो लंग्स कैंसर इसको हम लोग कहते हैं। इसी तरह इसोफेगस से रिलेटेड यानी खाने की जो नाली है, या स्टमक से रिलेटेड, या बड़ी आंत जो होती है इंटेस्टाइन्स उसके अंदर, या फिर प्रोस्टेट कॉमनली जो है मेल के अंदर होता है। ये मेल्स में होने वाले कैंसर हैं जो बहुत ही कॉमन हो चुके हैं। इसके अलावा फीमेल की अगर बात करें तो ब्रेस्ट यानी छाती का कैंसर, इसी तरह से सर्विक्स या बच्चेदानी के करीब में सर्विक्स मौजूद है, और सर्विक्स का जो कैंसर है वो भी जो है तो फीमेल्स में होने वाले कॉमन कैंसर है। तो इस तरह से दोस्तों ये कैंसर बहुत सारे जिस्मों के अलग अलग हिस्सों में होता है, तो उसके हिसाब से उसके साइन सिम्टम्स तमाम चीज़ें, उसका इलाज सब कुछ अलग अलग डिफरेंट होता है। इसी तरह उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, उसकी अलामतें भी अलग अलग सामने आती हैं। तो इस तरह समझना चाहिए कि दोस्तों जो कैंसर हो जाता है तो फिर उसकी अलामतें भी जो है तो उसके हिसाब से नजर आती है। जिसी को लंग कैंसर हो गया तो उसको खांसी बनी रहेंगी और सैचुरेशन कम होगा, उसी तरह चलने में दम लगना, सांस का फूलना, और इसी तरह से दोस्तों उसके खून की उल्टी वगैरह का होना। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम किसी को है तो उससे रिलेटेड उसको तकलीफें नजर आएगी। प्रोस्टेट का कैंसर अगर किसी को, तो पेशाब में तकलीफ होना, बार बार पेशाब का आना, इस तरह से पेशाब में जलन होना, तो इस तरह की उसको तकलीफें नजर आएंगी। तो जाहिर सी बात है जो भी हिस्सा मुतासिर हुआ है, जिस हिस्से के अंदर कैंसर हुआ है तो वो हिस्सा जो है तो मुतासिर होगा। तो ये साइन सिम्टम्स हैं, ये एक अलामत है, एक निशानी है पहचानने की कि ये कैंसर के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, गांठ होती है, गांठ बन जाती है। तो दोस्तों अब एक बात याद रखिए कि हर गांठ जो बन जाती है बॉडी के अंदर वो कैंसर नहीं होती है, उसको हम लोग को डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी होता है, डॉक्टर से मिलना, डॉक्टर से रब्ता करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब बातें जानने के बाद दोस्तों अब क्या होता है कि इसके हम वजह जान लेते हैं कि कैंसर क्यों होता है। इसकी वजह तो मैंने आपको बताया कि बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर है, कुछ ऐसे देखो दोस्तों, मैंने इससे पहले खलीब में बताया कि कैंसर का एग्जैक्ट कॉज कभी अभी तक पता नहीं है। जितने भी ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर है या जो कैंसर के अंदर एक्सपर्ट है उनका मानना है कि इसका एग्जैक्ट जो काउज है वो पता नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कैंसर काउज करती है, कैंसर चीज़ें जो कैंसर में ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, जिसको हम लोग रिस्क फैक्टर कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, स्मोकिंग है, इसके अलावा तंबाकू जो लोग ज़्यादा खाते हैं, गुटखे का जो इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों बोलने से ज़्यादा आप लोग समझ रहे होंगे कि बिल्कुल ये बातें कि कितने लोग हमारे सामने इसके एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है, जिनकी अपनी लाइफ भी चली गई कई लोगों की। तो इस तरह से दोस्तों गुटखा, इसके अलावा तंबाकू, इसके अलावा स्मोकिंग, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, काउज हैं इसके कैंसर होने के। इसके साथ ही दोस्तों केमिकल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, केमिकल्स के संपर्क में आना, ऐसा एटमॉस्फेयर जब बहुत ज़्यादा केमिकल है, इसी तरह पेस्टिसाइड्स, इसी तरह ओबेसिटी, इसी तरह से दोस्तों गलत खान पान, इसी तरह से दोस्तों इस तरह की लाइफ स्टाइल चेंज होना, जेनेटिक्स भी हो सकता है। इसी तरह से दोस्तों इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, साथ ही दोस्तों रेडिएशंस जो होता है और उसके संपर्क में आने के जो लोग आते हैं बार बार, ऐसे लोगों को भी इसके चांस होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इसकी बहुत सारी वजह है या रिस्क फैक्टर है। तो इस तरह से ये लोग जो है इसमें मुब्तला हो सकते हैं, उनको कैंसर हो सकता है। तो कुल बातें ये मैंने आप लोगों को बताया। अब इसके जो ट्रीटमेंट होता है दोस्तों, ट्रीटमेंट में दोस्तों बायोप्सी इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यानी कंफर्म डायग्नोसिस या ट्रस्टेड डायग्नोसिस हम कह सकते हैं। तो बायोप्सी जिस हिस्से जो भी हिस्सा मुतासिर हो चुका है वहाँ का सैंपल जो है तो चेक किया जाता है।
बायोप्सी होती है, उसका एक अपना एक प्रोसीजर है दोस्तों। उसके बाद कंफर्म होता है कि पेशेंट को कैंसर है नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके टाइप्स, इसके प्रकार, तमाम चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसे कि ब्लड कैंसर अलग होता है, सॉलिड कैंसर अलग होते हैं, ग्लैंड्स के कैंसर हैं, तो अलग अलग जो भी कैंसर होता है उसके मुताबिक, और जो स्टेज मैंने आपको बताया था उसके मुताबिक इसका ट्रीटमेंट होता है। तो जाहिर सी बात है इसमें दोस्तों केमोथेरेपी के बारे में आप लोग जानते हैं, केमोथेरेपी है, इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी है, इसके अलावा जो है तो रेडियोथेरेपी है, रेडिएशंस के जरिए भी जो है तो ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसके जो भी कंडीशन होती है डॉक्टर उसके मुताबिक जो है तो इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है कैंसर एक्सपर्ट लोग करते हैं, और ऑन्कोलॉजिस्ट हम उसको कहते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर ये सब ट्रीटमेंट किया जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इससे बचने के उपाय। जी दोस्तों, हमने सब चीज़ें जान ली है, बहुत ही ज़रूरी बातें थी जिसको हमको पता होना बहुत ज़रूरी था। अब बचना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुनते से हमको अजीब लगा है। तो बचना है, तो बचने के लिए हमको ये तमाम बातों पर ध्यान रखना होगा। और डॉक्टर बार बार कहते रहते हैं दोस्तों कि हम लोग को अपने जो है सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए। हमको रोज़ाना फिजिकल एक्टिविटीज़ करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, अपने खान पान पर ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर मजबूत हो। ऐसी छोटे छोटे लक्षणों पे हमारा खास ध्यान होना चाहिए जो कि एबनॉर्मल लक्षण हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर अजीब अजीब, यानी कि ऐसी कोई चीज़ को हम यानी कि छुपाए नहीं, बल्कि जल्द से जल्द उसके बारे में फिक्रमंद रहे, अपने डॉक्टर से रब्ता करें। तो दोस्तों बीमारी का हम जो है तक वक्त पर जो है तो हम पकड़ कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम अपने बहुत सारे तरीके को चेंज करके, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से बच सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आज आप लोगों को कैंसर के ताल्लुक से मुख्तसर आम जुबान में एक अलग अंदाज में समझाने की कोशिश किया। आप लोगों को आई थिंक और मुझे लगता है, बल्कि पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी भी लगी होगी क्लिप। तो इसलिए इस क्लिप को लाइक करना तो आपका फ़र्ज़ बनता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हम ऐसे कंटेंट बनाते रहते हैं। और इस क्लिप को आप शेयर करेंगे दोस्तों, बहुत लोगों का फ़ायदा होगा। प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दें इसको। और दोस्तों आप किसी टॉपिक पे अगर मालूमात चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पे हम लोग क्लिप बनाएंगे। तो इस क्लिप को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।